नमस्कार, यूएस टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तन और मेरे साथ ही मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी रौनक है और रौनक की वजह यह है कि अमेरिका में महंगाई घटी है, 7.7% पर महंगाई आई है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजारों का मूड सृष्टि पूरी तरह से बेहतर हो गया है। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए बैंक निफ्टी आज रिकॉर्ड स्तरों पे आता हुआ दिखा है और साथ ही अगर हम देखें तो आईटी इंडेक्स में भी बेहतरीन उछाल देखने को मिला है। तो पूरे ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर भी आज बहुत सपोर्टिव है। डेफिनेटली शुरुआत में तो ऐसा था कि निफ्टी के टॉप 5 जो गेनर्स थे वो के सभी शेयर आईटी वाले थे। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छा रुझान है, 4.5% के आसपास की मजबूती वहां पर है। वजह यह कि जैसी महंगाई घटती है कंपनियां अपना आईटी को लेकर स्पेंड बढ़ाती हैं और उसका सीधा फायदा होता है भारत की भी आईटी कंपनियों को और उसके चलते हम तेजी आज देख रहे हैं आईटी शेयरों में। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो 3 से 4.5% के आसपास तक की तेजी है। हालांकि अगर इस पूरे साल में आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स काफी ज्यादा नीचे हैं अपने ऊपरी स्तरों से। सवाल यह कि क्या एक रिवर्सल की शुरुआत होगी और इन लेवल से क्या आईटी शेयर अब नीचे नहीं जाएंगे? आपके लिए अकोमोलेशन का मौका होगा। ये अपने एक्सपर्ट से समझेंगे और आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं हमारे फोन नंबर 9167329108 पर एसएमएस करके, फोन करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए, और सोशल मीडिया का पता भी आपकी स्क्रीन पर। और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मेहमान वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा और क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया। विवेक और सौरभ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। सौरभ, आपके पास पहले आएंगे क्योंकि हमने देखा है कि बैंक निफ्टी ने आज नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। निफ्टी तकरीबन 300 अंक दूर है अपने नए शिखर से, लेकिन बैंक निफ्टी में तेजी जारी है। सौरभ, आप ये बताइए कि हालांकि हम देख रहे हैं कि अब चूंकि फंडामेंटली कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, इन्फ्लेशन का कम होना यूएस में बहुत अच्छी खबर है। हमने बॉन्ड यील्ड में कमी देखी है, डॉलर इंडेक्स में कमी आई है, भारतीय बाजारों के साथ साथ पूरे एशिया के बाजार में हम रौनक देख रहे हैं। आप ये बताइए कि चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को? अगर आप तुलना करेंगे कहां पर आपको ज्यादा तेजी दिख रही है? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। दोनों इंडाइसेस मेरा आउटलुक पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, इसमें आगे चलते हुए और अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट किया है, हायर लेवल्स पे सेलिंग है, बट एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि 42,000 का जो पुट है वहां पे मैक्सिमम पुट आई है, वो भी आज फ्राइडे को। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑप्शन राइटर्स है वो बिलीव कर रहे हैं कि 42,000 का लेवल ये एक्सपायरी में ब्रेक नहीं होगा। तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी में रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। 41,700 का जो लेवल है, आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 42,500 के लेवल्स अगले 2 से 3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। निफ्टी में भी आउटलुक पॉजिटिव है, बट निफ्टी में जो स्टॉप लॉस आ रहा है लगभग 18,000 के आसपास आ रहा है। बैंक निफ्टी में रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है, तो दोनों इंडाइसेस पे आउटलुक पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की रणनीति दोनों इंडाइसेस पे मेंटेन करके चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जो है बनानी चाहिए। दोनों ही इंडेक्स पे जो रुझान है वो पॉजिटिव है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 42,500 एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे सौरभ उम्मीद कर रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपके सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है, राहुल तिवारी जी ने भेजा है। ये IEX पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास लगभग शेयर्स हैं और 192 इनकी बाइंग प्राइस है। और विवेक, एक बार आपसे समझेंगे कि क्या राय रखते हैं आप IEX पे, क्योंकि लगातार हम इस काउंटर में बिकवाली देख रहे हैं। हालांकि इनकी बाइंग प्राइस ऊपरी स्तरों की है, पर ये कह रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में 12 से 18 महीने इसमें होल्ड करके रख सकते हैं। क्या यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं इस लंबी अवधि में पॉजिटिव आते हुए दिखेंगे? आपकी क्या राय है? गुड मॉर्निंग विवेक, ये सवाल आपसे है। ओके, सॉरी सृष्टि। IEX पे देखिए अभी थोड़ा बहुत रिकवरी दिख रहा है और मेरा यही सलाह रहेगा कि इसमें से आप जो भी छोटा मोटा आपका लॉस हो रहा है वो करके आप निकल जाओ। कंपटीशन हीटेड अप है और जो पावर सेगमेंट में ये बेसिकली एक्सचेंज क्या करता है कि स्टेट्स और जो पावर परचेजिंग एजेंसीज है उनको एक प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे आप पावर बाइंग और सेलिंग एक्सेस पावर आपका ट्रेड कर सकते हो। तो वो बीच में काफी जोर शोर से इसका एक चर्चा चला था और स्टॉक एकदम न्यू हाइस पे था और आपके शो पे मैंने कई बार अपर लेवल्स पे, मतलब जब ये 200 के ऊपर भी था, 180 200 के रेंज में, तब भी मैंने सेल कॉल दिया था कि ये सस्टेन नहीं करेगा लॉन्गर टर्म।
तो कंपटीशन हीटेड अप है और बीएसई भी आई थिंक पावर एक्सचेंज लेके आ रहा है जो काफी अग्रेसिव रहेगा, इसके लिए कंपटीशन आगे बहुत ज्यादा रहेगा। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप उसमें से निकल जाओ। आईएक्स से निकल जाने की सलाह है, लेकिन सेंचुरी प्लाई ने Q2 के नतीजे जारी कर दिए हैं। तिमाही आधार पर मुनाफे में और आय में भी करीब 2% की बढ़त रही है। आय के आंकड़े हमारे अनुमान के मुताबिक रहे हैं और मुनाफा भी अनुमान से बेहतर रहा है। हालांकि मार्जिन की आंकड़ों में गिरावट दिख रही है, लेकिन ये भी अनुमान से थोड़े से बेहतर साइड पर ही आए हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के ईडी केशव भजन का। केशव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीना स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये समझेंगे केशव जी, नतीजों की बातचीत थोड़ी बाद में करेंगे क्योंकि ये सितंबर तक के आंकड़े होंगे। आप ये बताइए कि फेस्टिव सीजन आमतौर पर लोग होम रेनोवेशन के लिए जाते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं। आप ये बताइए कि डिमांड कैसी रही है और यहाँ से आपको आउटलुक कैसा दिख रहा है? गुड मॉर्निंग, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, फेस्टिव सीजन में डिमांड ट्रैक्शन नॉर्मली काफ़ी बढ़िया रहता है। इस बार भी हमने अच्छा डिमांड देखा है, लेकिन इस बार जो थोड़ी इन्फ्लेशनरी प्रेशर थी, आप देखेंगे मोस्ट होम बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज स्टील, सीमेंट, सारे सब में ही काफ़ी रेट बढ़ा हुआ था। तो इसके वजह से मार्केट में थोड़ा प्रेशर था। डिमांड वाज नॉट एज गुड जितना हमें लग रहा था, लेकिन अब एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और मेरा उम्मीद है कि H2 डिमांड काफी रोबस्ट रहेगी। नमस्कार किशोर जी, केशव जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। डिमांड तो पॉजिटिव साइड पे आने की उम्मीद है सेकेंड हाफ में, पर अगर हम आपके मार्जिन्स देखें तो साल दर साल अन्य फैक्टर्स की वजह से जो है वो गिरते हुए ज़रूर नज़र आए हैं। क्या सेकेंड हाफ में कुछ मार्जिन रिकवरी की भी उम्मीद रखें? देखिए, इस क्वार्टर में हमने एक इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया है। इट इज़ अ वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस जो हमारी यूनिट थी म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार में रिजीम चेंज हो गया है, देयर इज मिलिट्री रूल देयर। तो उस वजह से जो बिजनेस सिनारियो है वो कंड्यूसिव नहीं रहा है, तो हमने उस यूनिट को बंद करने का डिसीजन ले लिया है। इसी कारण से 47 करोड़ का पेमेंट देखेंगे जो वन ऑफ आइटम है, एक्सेप्शनल आइटम है इस क्वार्टर में। अगर आप इसको हटा देते हैं तो हमारी मार्जिन 17% के ऊपर थी और मुझे लगता है कि आगे जाके भी सेकेंड हाफ में हम इन मार्जिन पे थोड़ा और बिल्ड कर पाएंगे। केशव जी, आपने पार्टिकल बोर्ड वाला जो सेगमेंट है वहाँ पर 550 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करने वाले थे आप। इसके बारे में बताइए सर, क्या अपडेट्स हैं और किस तरह की पोटेंशियल आप वहाँ पर देख रहे हैं? किस तरह से कंपनी की आय को सहारा देगा वो? हमारी जो एग्जिस्टिंग पार्टिकल बोर्ड की यूनिट है वो आज के दिन पे क्लोज टू 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है और उसमें हमारे कंपनी का सबसे हाईएस्ट एबिटा मार्जिन पिछले 2 साल में हमें देखने को मिला है। ये सेगमेंट बहुत बढ़िया सेगमेंट है। चेन्नई में टिम्बर की अवेलेबिलिटी है, वहाँ मार्केट भी पास है क्योंकि साउथ इंडिया OEMs का हब है एंड पार्टिकल बोर्ड मेजरली OEMs में ही यूज होता है। तो आगे जाके वी आर वेरी बुलिश। हमें एक्चुअली लैंड अवेलेबिलिटी का इशू आ रहा था, बट अब हमने तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट से सिपकॉट के थ्रू एक 30 एकड़ का प्लॉट लिया है और अब इस प्रोजेक्ट पे हम बहुत जल्दी काम शुरू करने वाले हैं। ओके, इस पे हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। पर केशव जी, आपने मार्जिन रिकवरी की उम्मीद बताई तो ज़रूर है, पर अगर आप उसे कुछ नंबर्स में गाइडेंस दे पाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। और मेरा दूसरा सवाल ये कि अगर हम आपका MDF सेगमेंट देखें तो अन्य कंपटीशन से थोड़ा सा लैग करता हुआ नज़र आया है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगर हम आपकी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे समझना चाहेंगे कि क्या ये प्रेशर जो है वो मार्केट शेयर लॉस की वजह से है या फिर कुछ अन्य फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम थोड़ी सी लैग्ड ग्रोथ देख रहे हैं? हमने हमेशा से कहा है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मार्जिन प्लाईवुड में 13 से 15%, लैमिनेट में 14 से 16% और MDF और पार्टिकल बोर्ड में 25% के होंगे। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हमें उम्मीद है कि हम इन नंबर्स को डेफिनेटली डिलीवर करके देंगे। MDF में हमारे पास एक्चुअली कैपेसिटी की लिमिटेशन आ गई है। हमने इसका वी हैव एंटिसिपेटेड फॉर दिस एंड हमारी नई कैपेसिटी होशियारपुर के अंदर ही बिफोर द एंड ऑफ दिस क्वार्टर ऑपरेशनल हो जाएगी। तो अगले क्वार्टर से आपको MDF में एक बॉयंसी दिखेगा, आपको MDF की रेवेन्यू में काफी अच्छा इंक्रीज दिखेगा। अभी हमारी लिमिटेशन एक्चुअली कैपेसिटी है। केशव जी, एक आखिरी सवाल और शायद हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में भी होगा ये सवाल। आप ये बताइए कि प्लाई जो बनती है
उसमें सबसे जो की रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, आप कितना, अगर हम सेगमेंट वाइज खर्च की बात करें टोटल तो क्या कुछ होता है, और अगर मान लीजिए मुझे अगर खरीदने जाना हो मार्केट में, अगर प्लाई, अगर एमडीएफ खरीदना चाहिए, पार्टिकल बोर्ड खरीदना चाहिए, या फिर नॉर्मल प्लाई जो मिलती है वो खरीदना चाहिए? प्लाईवुड, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड सभी में द मेन रॉ मटेरियल इज टिम्बर। आपको इट इज वुडन प्रोडक्ट एंड टिम्बर के साथ रेजिन, दीज आर द टू थिंग्स जो मैक्सिमम रॉ मटेरियल कॉस्ट के पार्ट होते हैं। ऑफ कोर्स टिम्बर इज द चंक ऑफ इट। देखिए, हर प्रोडक्ट का यूसेज अलग होता है। आज अगर आप फर्नीचर देखें एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से फर्नीचर सोच रहे हैं तो प्लाईवुड इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन एमडीएफ की क्वालिटी में अब बहुत इंप्रूवमेंट्स आ गए हैं। अलग अलग टाइप के एमडीएफ हमने बनाना शुरू किया है, पूरी इंडस्ट्री ने बनाना शुरू किया है। तो जिसको एक अफोर्डेबिलिटी की इशू आती है, जो प्लाईवुड के जितना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता है, they can buy MDF and it is a good product with 10-year useful life at least. अब पार्टिकल बोर्ड रेडीमेड फर्नीचर के अंदर मैक्सिमम जाता है। आप दुनिया की किसी भी लार्ज कंपनी को देख लीजिए, आप आइकिया को देखिए, तो आई थिंक उनका 80% से ऊपर फर्नीचर पार्टिकल बोर्ड से बनता है। तो रेडीमेड फर्नीचर में पार्टिकल बोर्ड का यूज इसलिए भी है क्योंकि इट इज अ वेरी इजी इट्स अ वेरी मैल्यूएबल प्रोडक्ट, इट्स वेरी इजी टू मेक फर्नीचर आउट ऑफ इट। तो हर प्रोडक्ट का यूसेज तो अलग है, बट इन तीनों प्रोडक्ट्स में से मैं अभी भी कहूंगा कि प्लाईवुड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। ओके केशव जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और नतीजों पे बात करने के लिए, और साथ ही आगे के लिए क्या ग्रोथ आउटलुक बन रहा है, मार्जिन्स में एक्सपेंशन की कंपनी उम्मीद कर रही है, सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे सेंचुरी प्लाईवुड्स के मैनेजमेंट ईडी, जहाँ पे केशव भजंका जी का कहना है कि आगे चल के डिमांड आउटलुक भी पॉजिटिव है, साथ ही मार्जिन एक्सपेंशन भी वो देख रहे हैं। पर चलिए फिर से आपके सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, और अगले कॉलर हमारे साथ महाराष्ट्र से रोहित फोन लाइन पे मौजूद है। गुड मॉर्निंग रोहित, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? अदानी पोर्ट। ओके, क्या कितने स्टॉक्स हैं आपके पास और क्या नजरिया है इस काउंटर में? ट्रेडिंग के लिहाज से है या इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं आप इसमें? नहीं, इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ मैं उसमें। अच्छा, ओके। क्या बाइंग प्राइस है आपके शेयर्स की? 850। 850, ठीक है। एक बार विवेक आपसे समझेंगे कि अदानी पोर्ट्स, देखिए अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स रिकॉर्ड हाई पे है, यहाँ पे अदानी पोर्ट्स भी इनको अच्छा ही प्रॉफिट दे रहा है, पर 850 की इनकी बाइंग प्राइस है और 50 शेयर्स ये होल्ड करते हैं। क्या इतनी तेजी के बाद भी और ऊपर के स्तर आप अदानी पोर्ट्स में आते हुए देख रहे हैं? जो अगर आप कंपेयर करो ना इंडस्ट्री पी वर्सेस अडानी पोर्ट्स का पी, वैल्यूएशन वाइज इंडस्ट्री करीबन 15 का पी पे चलता है और अडानी पोर्ट्स करीबन 36-37 पी पे चल रहा है। तो बाई फार कोई भी इमेजिनेशन, स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। और मैं तो कई दफा ये कह चुका कि अडानी ग्रुप में जैसे अडानी विल्मर मुझे अच्छा लगता है और बाकी स्टॉक्स पे वैल्यूएशन मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ, आप इन्वेस्टर के रूप में इसको लिए हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक ट्रेडिंग के रूप में इसको रखे, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आपको बने रहना चाहिए। अब अडानी पोर्ट्स काफी अदर दूसरे पोर्ट्स को भी टेक ओवर कर रहा है और इसके कारण एक सबसे बड़ा पोर्ट आज के दिन ये है और बन जाएगा। तो मतलब जो मोमेंटम चल रहा है उस हो सकता है ये आपको 950-1000 रुपए तक दिखा दे, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो और जिस दिन भी आपको 5-6% का इसमें करेक्शन दिखे उस दिन आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो वैल्यूएशन वाइज बहुत कॉस्टली है, टोटली एक अवॉइड रहेगा, लेकिन हाँ ट्रेडिंग बेट के रूप में या ट्रेडिंग बेट भी है। ठीक है, अडानी पोर्ट्स को लेकर ये व्यू। नवी मुंबई से अमर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। अमर, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जाना है आपको? गुड मॉर्निंग सर जी। मेरे पास बीपीसीएल के शेयर है, भारत पेट्रोलियम जी। मैं खुद एम्प्लॉय हूँ और ईसॉप में मुझे शेयर्स मिले थे 4000 शेयर। अरे वाह। जिसका की वैल्यू मुझे इंक्लूडिंग ऑल मतलब टैक्सेस एंड ऑल 230 के आसपास मिला था। ठीक है। और मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, 4 to 5 years में इसमें वेट कर सकता हूँ। अमर जी, एक सवाल बताइए कि आप तो एम्प्लॉय हैं बीपीसीएल के, क्या पेट्रोल वगैरह भी आपको थोड़े सस्ते मिलते हैं क्या कंपनी से? नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा कुछ स्कीम नहीं है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसका जवाब। विवेक, बीपीसीएल नतीजे कमजोर रहे थे, हमने देखा था ये घाटा पोस्ट किया था कंपनी ने, हालांकि इनके खरीद भाव से ये शेयर ऊपर है 305 रुपए पर, लेकिन वीक रिजल्ट्स आए थे Q2 के। क्या सलाह होगी आपकी अभी इनके लिए? अभिषेक, अगर ये बोलते ना कि मुझे
सस्ता मिलता है, तो मैं जाके यूनाइटेड स्पिरिट्स में जॉब नौकरी पे लग जाता ताकि और कुछ भी मुझे भी सस्ता मिलता। एनीवे देखिए, आप एम्प्लॉय हो, आपको मालूम है क्या हो रहा है बीपीसीएल में। एक डाइवर्समेंट कैंडिडेट है कॉनकॉर्ड जैसे फॉर एग्जांपल काफी दिनों से लटका हुआ है, और जब जब न्यूज आती है वो स्टॉक में एक हाइक आ रहा है। रिजल्ट्स खराब थे, हम सबको मालूम है। क्रूड ऑयल एकदम ऊपर था और सरकार ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाने को अलाउ नहीं किया था। उसके कारण एक डिप आया सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत सस्ता है यहाँ पे, और आगे चल के मतलब अगर क्रूड यहीं पे रहता है और थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो ये कंपनीज वापस अच्छा करेगी। और ऐसे एम्प्लॉय, आपको मालूम है कि डाइवर्समेंट आप एक कैंडिडेट हो, तो अगर वो कोई भी पॉजिटिव संकेत आता है उस तरफ, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 400 भी जा सकता है। तो फिलहाल आप करीबन 285 280 का आपको एक प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। फंडामेंटल हूँ फिर भी मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, और वो लगा के आप इसको अगर मेंटेन करो तो मैं जा सकता है अगर क्रूड यहीं रहे। ठीक है, बीपीसीएल को लेकर ये व्यू है, लेकिन अमर कोई और शेयर आपके पास है क्या? वैसे अभी आईटी सेक्टर के बहुत सारे शेयर्स है जी। और एक शेयर्स में मैंने देखा टेक महिंद्रा के मेरे पास अराउंड 40 शेयर्स है 1000 रुपीज के बाइंग पे। 40 शेयर्स 1000 के प्राइस पर। ठीक है, टेक महिंद्रा आज हम देख रहे हैं कि आईटी बास्केट में कहीं भी आपको कोई नरमी के संकेत नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप ऊपरी स्तरों से देखेंगे साल की, तो वहाँ से शेयर बहुत नीचे हैं। 30%, 40%, 50% तक शेयर नीचे हैं। लेकिन आज ऐसा लग रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद थोड़ा सा इस पर एक ब्रेक लगता हुआ दिखेगा इस बिकवाली पर। आज की तेज़ी एक नई शुरुआत कर सकती है। सौरभ, टेक महिंद्रा चार्ट देख के बताइए। 1000 की बाइंग है इनकी, 1053 रुपए का भाव है, आज तेजी है। यहां से अब क्या? टेक महिंद्रा के चार्ट को देखिए तो 1000 के आसपास हमने देखे अच्छा बेस फॉर्मेशन देखने मिला है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। वीकली चार्ट्स में भी अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के आसपास है। तो मेरा मानना है 1000 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 1150 का जो एक लेवल है वहां तक एक स्टॉक में तेजी देखने मिल सकती है। और 1150 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो आई थिंक 1200 से 1300 के भी लेवल भी ये ईयर में ही देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल आउटलुक मुझे आईटी पे लग रहा है कि रिस्क टू रिवॉर्ड अभी करंट लेवल से फेवरेबल है। तो आई थिंक इनको अपनी पोजीशन होल्ड करने की सलाह दूं। ठीक है, टेक महिंद्रा में बने रहने की सलाह है। नासिक से मुकुंद राव को जोड़ेंगे। मुकुंद नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? सर जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। हाँ एक्चुअली मैंने परसों फोन किया था, टाटा मोटर्स का रिजल्ट आने वाला था ना, मेरा टाटा स्टील और टाटा मोटर्स है, लेकिन मैंने कल इंट्राडे के चक्कर में खो दिया हो टाटा मोटर्स। अच्छा, अभी कौन सा आपके पास होल्डिंग है? अभी मेरे पास टाटा स्टील है 106 रुपए का है। क्या भाव है? 106 रुपए? 106 रुपए 80 पैसा। 106 रुपए पर टाटा स्टील का शेयर। कितने शेयर है मुकुंद जी आपके पास? 200 है मेरे पास। 200 शेयर है। 106 की बाइंग है, 106 पर ही शेयर है। 2% की आज मजबूती है। विवेक, टाटा स्टील नंबर थोड़े से कमजोर रहे थे, लेकिन कह सकते हैं कि वो हालिया जो यूरोप में प्रॉब्लम चल रही थी उसका एक असर आया था। एनर्जी कॉस्ट जो बढ़ी थी कंपनी के लिए, यहां से आपको राह कैसी दिख रही है अभी? देखो, बाई कीजिए आपका तो मतलब बाइंग प्राइस पे ही है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर किसी को बाई करना हो तो टाटा स्टील बाई भी कर सकते हो। पहला चीज, जो मेटल में एक से ब्लडबाथ हुआ था ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि 30-35% करेक्शन हो गए थे सारे स्टॉक्स। वो करेक्शन अब समाप्त होके यहाँ पे एक मतलब वापस बिल्डअप टू रैली या एक रिकवरी मोड में ये स्टॉक्स वापस आ रहे हैं, क्योंकि मेटल प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो गए हैं। और जो कल डेटा आया यूएस से, अगर वहां पे इन्फ्लेशन कम आता है और जॉब्स नो जॉब्स मतलब वो जॉब्स अगर लोगों को बेटर मिलती है तो मेटल प्राइसेस वापस रैली करेंगे। और एक और ये है कि लॉन्ग टर्म अगर फंडामेंटल आप देखो टाटा स्टील का, अगले साल हो सकता है कि ये करीबन 30% डेट और घटाए। तो आगे चल के मतलब मैनेजमेंट का एक क्लियर व्यू है कि हमको डेट फ्री कंपनी बनना है, और जैसे जैसे उस स्टेज पे जाएगी कंपनी, ये स्टॉक बहुत अच्छा करने वाला है। तो अगर आप 2-3 साल के लिए लेने के लिए रेडी हो, आई थिंक एक बाई रिकमेंडेशन रहेगा इस पे। स्टॉक बहुत बढ़िया है और स्टील स्पेस में मतलब मेटल स्पेस में वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक्स है ये आज के दिन। ठीक है, टाटा स्टील में बने रहने की सलाह है। दिल्ली से राजकुमार कपूर जी का हम अब व्हाट्सएप लेंगे। इनके पास हैं सुबिक्स के शेयर। क्वांटिटी की अगर बात करें तो 700 शेयर हैं 37 रुपए के भाव पर।
और अब 30 रुपये के आसपास का भाव इस शेयर का है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शेयर शुरुआत में चढ़ा था लेकिन अपनी तेज़ी को गंवाकर अब ये 31 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सुबिक्स हमने देखा था विवेक की जब जियो प्लेटफॉर्म के साथ इन्होंने करार किया था तो बहुत ही ज़बरदस्त रैली बनी थी शेयर में, लेकिन ये स्टीम फिर गायब होती हुई दिखी। आप ये बताइए कि सुबिक्स कितना भरोसा आपको है और अभी क्या इसको होल्ड करना चाहिए? देखिए, स्टॉक में अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न ऑन इक्विटी देखो तो करीबन 5-5.5% ही रहेगा अभिषेक सुबेक्स पे। और अब जियो के साथ करार किया है, ये ठीक है, लेकिन मतलब जियो सिर्फ सुबेक्स को नहीं ऑर्डर देने वाला है और काफी कंपनीज इस स्पेस में है, तो कंपटीशन हीटेड अप है। और जो आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इसका देखो तो वो भी खराब है और वैल्यूएशन वाइज भी इन दामों में भी करीबन मतलब 30-31 चल रहा है, तो इन दामों में भी मुझे महंगा लगता है। तो मेरे हिसाब से आपको लॉस बुक करना चाहिए। और उसके जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे टाटा स्टील टाइप, वहां पे भी अगर लो तो लेने के बाद अगर एक बार का नीचे जाए फिर भी आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपको वापस ये कमा के देगा। लेकिन सुबेक्स में एक सेल रिकमेंडेशन ही बेटर रहेगा इस स्तरों पे। ठीक है, मौजूदा स्तर पर सुबेक्स सेल है, तो बाय क्या है विवेक? हाँ जी, मैंने बोला था कि ऑल्टरनेटली आप अभी जैसे बात की है टाटा स्टील, वो भी ले सकते हो। और अगर डिफेंस वगैरह में जाना, एक इग्नोर्ड कंपनी है मार्केट में नेल्को करके, वो भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, नेल्को भी आप देख सकते हो। तो दोनों टाटा ग्रुप की है और नेल्को मुझे सस्ता भी लग रहा है, इतना में करीबन 800-802 के बीच में चल रहा होगा। बेहतर विकल्प हो सकते हैं। नेल्को की बात करें और टाटा स्टील, ये दो शेयर पसंद हैं विवेक को। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाजार का मूड तो हरा भी है लेकिन रुपया भी बिल्कुल हरा हरा है। आज ज़बरदस्त रिकवरी दिख रही है रुपये में और हम देख रहे हैं कि आज डॉलर का जो भाव है 81 रुपये के नीचे आ गया है। इसकी वजह क्या है और क्या रुपए की जो रिकवरी है आगे भी जारी रहेगी, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन, बताइए, रुपए में अच्छी रिकवरी, 83 रुपये के आसपास तक भाव चले गए थे, वहाँ से बढ़िया रिकवरी हम देख रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह से पहले एक बात बता दूं कि 2018 के दिसंबर के बाद सबसे बड़ी ये इंट्राडे मजबूती रुपए में दिख रही है। 1.25% के आसपास की मजबूती अभी भी है। 80 रुपये 80 पैसे के नीचे डॉलर के मुकाबले रुपया ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएस सीपीआई अक्टूबर के महीने में जनवरी के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया, यानी 9 महीने में सबसे कम महंगाई, और उसकी वजह से हमने कल देखा कि डॉलर इंडेक्स 7 साल में सबसे बड़ी गिरावट डॉलर इंडेक्स में दिखी। 2% से ज़्यादा की गिरावट एक दिन में इंट्राडे में देखने को मिली डॉलर इंडेक्स में, और यही वजह है कि रुपए को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ एफआईआईज की जिस तरह से खरीदारी वापस से दिख रही है, कल भी नेट बायर थे एफआईआईज, इससे भी सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा अब आरबीआई की जो बैठक होगी दिसंबर और फरवरी के महीने में, ये उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई भी आगे भी बढ़ा सकता है, क्योंकि अभी भी जो घरेलू बाजार में महंगाई है वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा है। तो उस सब तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो रुपए को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ क्रूड को भी देखें तो क्रूड के भाव भी मॉडरेट है, ब्रेंट अभी भी 92-93 डॉलर के आसपास ही घूम रहा है। तो सभी फैक्टर्स रुपए को सपोर्ट कर रहे हैं और रुपए में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ठीक है, तो रुपए में मजबूती की वजह बता दी विश्वमोहन ने, और बहुत ही शानदार आज मूव हमने देखा है। और कहीं ना कहीं यूएस में जो इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं वो भी रुपए का पूरा मूड संभालने का काम कर रहे हैं। आप देखिए 80 रुपये 75 पैसे $1 का भाव हो गया है। तो अमेरिका में घटी महंगाई, बाजारों का जोश हाई और रुपए का भी जोश हाई है इस वक्त। आगे बढ़ेंगे, गुजरात से नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर। नितिन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैंने अदानी लिया है 750 के भाव से 500 से। 750 के भाव से 500 शेयर आपके पास 500 से है। और दूसरे पावर है 238 के। कौन सा शेयर दूसरा है? टाटा पावर और हिंडाल्को। टाटा पावर कौन से भाव पे आपके पास है नितिन जी? 210 से लिया है मैंने 3000। 210 पे 3000। ठीक है, अडानी विल्मर की बात बाद में करेंगे, लेकिन जिससे मुनाफा हो रहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं। 210 पे हैं 3000 शेयर टाटा पावर के और इस वक्त 230 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। सौरभ, हमने देखा था टाटा पावर 300 रुपये के आसपास भी गया था, वहां से एक जिन निवेशकों को फिर से एंट्री करने का मन था, मौका मिला 200 रुपये के आसपास भी, और अब ये 230 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। टाटा पावर
चार्ट पे कैसा लग रहा है यहाँ से शेयर आपको ये? टाटा पावर का अगर चार्ट देखे पिछले एक साल से तो रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, 210 ऑन द लोअर साइड और 250 ऑन द अपर साइड। तो मेरा मानना है कंसोलिडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर इनके पास पोजीशन है तो इनको एक 220 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहने की राय दूंगा। आई थिंक एक बड़ा मूवमेंट इस स्टॉक में 240 का लेवल्स ब्रेक होने के बाद ही देखने मिलेगा, बट ओवरऑल करंट लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो आई थिंक 220 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन में बने रहने की राय में बने रहने की सलाह है। एक और शेयर नितिन का है, वो है अडानी विल्मर का। विवेक, आपसे इस पर राय चाहेंगी। लिस्टिंग के बाद से हमने एक तरफा चाल देखी अडानी विल्मर में और बहुत तेजी से ये 800 रुपये के आसपास तक गया था। वहां पर बहुत से निवेशक अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसमें से नितिन जी भी एक हैं। 500 शेयर इनके पास हैं, 700 रुपये के आसपास, हालांकि भाव फिर से आ गया नीचे एक गोता लगा के। आपको भरोसा है कि अगर ये बड़े मुनाफे के लिए उन्हें ले रखा अडानी विल्मर, तो अभी निवेशित रहना चाहिए या फिर कहीं और स्विच करने की सलाह देंगे आप? तो अभिषेक, थोड़ा हिस्ट्री में जाता हूँ। इनफैक्ट जब ये लिस्ट हुआ था ना, और बिलो जो आईपीओ प्राइस पे लिस्ट हुआ था, उस वक्त मैं आपसे बात कर रहा था शो पे, और सोचा शो के बाद में मैं इसको लूंगा, और आपके शो पे मैंने बाय रिकमेंडेशन दिया था। शो खत्म होते होते ये 20% अप हो गया था, तो नुकसान आपको भरपाई करना पड़ेगा। एनीवे, जोक्स अपार्ट, देखिए स्टॉक बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर अडानी ग्रुप में मैं अगर प्रेफर करूं तो अडानी विल्मर प्रेफर करूंगा, जो उनका फॉर्च्यून ब्रांड है। मतलब आई थिंक आप 100 में से समझ सकते हो कि 60 लोगों के घर में अडानी विल्मर के प्रोडक्ट्स आज के दिन जाते हैं। और आप यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा मायूस किया था, बिकॉज इनपुट कॉस्ट वगैरह, हमको मालूम है क्या क्या इश्यूज आए थे यूक्रेन और रशिया वॉर के चक्कर में, लेकिन अब वो सब धीरे धीरे वापस स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो कंपनी बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि ये आपको 4 फिगर में दिखाएगी अगले साल भर के अंदर अंदर। तो होल्ड कीजिए, और अगर किसी को लॉन्गर टर्म के लिए बाई करना तो बाई भी कर सकते हो। और सुपर ब्रांड है, और इनफैक्ट सनफ्लावर ऑयल है, फिर उनका जो फॉर्च्यून, काफी प्रोडक्ट्स है। तो मतलब बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, बाई रिकमेंडेशन रहेगा। तो यहाँ पे अडानी विल्मर को लेकर आपके लिए राय पर आगे बढ़ेंगे। एक व्हाट्सएप क्वेरी शामिल करते हैं। कुमुद रंजन जी का सवाल आया है, ये अशोक लेलैंड पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास करीब 150 शेयर्स हैं और 150 ही इसकी बाइंग प्राइस है। कंपनी के नतीजे भी आए थे, जहाँ पे हमने देखा कि कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल बढ़ते हुए नजर आया, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इन्होंने घाटा दर्ज किया था। यहाँ पे करीब 180 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा दर्ज किया है। वही मार्जिन भी थोड़े से एक्सपैंड होते हुए ज़रूर नजर आए हैं 11% पर स्टॉक प्राइस के लिहाज से बात करें सौरभ, तो 154 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं 154 160 से ऊपर नहीं निकल पा रहा है ये शेयर। और इवन देखिए आप, अच्छे नतीजों के बाद भी जो है यहाँ पे गिरावट ही हावी होती हुई नजर आ रही है। क्या यहाँ पे निकल जाना बेहतर रहेगा या फिर अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है अशोक में? अशोक लेलैंड में देखे तो हायर लेवल जो 150 का जोन है, वहां पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। स्टॉक इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों में 170 से 146 आया है, और मुझे लग रहा है कि बेटर विकल्प फ्रॉम ऑटो स्पेस अवेलेबल है। तो आई थिंक अशोक लेलैंड से एग्जिट की सलाह रहेगी। और मुझे लग रहा है इनको अगर ऑटो सेक्टर प्ले ही करना है तो टीवीएस मोटर एक बेटर विकल्प है। स्टॉक अभी भी एक अच्छे मोमेंटम में कंटिन्यूस हायर हाइज बना रहा है, तो आई थिंक टीवीएस मोटर में रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। एक 1080 के स्टॉप लॉस से टीवीएस मोटर में आई थिंक लॉन्ग पोजीशन में रहने की सलाह दूंगा। और स्टॉक में आई थिंक 1200 के लेवल्स भी नियर टर्म में देखने मिल सकते हैं। आई थिंक एक बेटर ऑप्शन टीवीएस मोटर है, तो इनको अशोक लेलैंड एग्जिट करके टीवीएस मोटर में पैसे डालने की सलाह होगी। ठीक है, टीवीएस मोटर को बाई करने की सलाह है। तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से ये शेयर सजेस्ट होता हुआ हमें दिखाया। अशोक लेलैंड से निकलने की सलाह है। लेकिन आगे बढ़ेंगे। करण ने हमें सवाल भेजा है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के 300 शेयर 132 रुपए के भाव पर, और बिल्कुल इनके भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। लेकिन क्या करना चाहिए विवेक? आपको लगता है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अभी थोड़ा समय दे सकते हैं, या फिर भाव के पास हैं, कहीं बेहतर विकल्प में स्विच कर लें, बजाज फाइनेंस, फिनसर या फिर किसी दिग्गज पीएसयू बैंक में पोजीशन अपना स्विच कर लें? देखिए, मैं हाउसिंग फाइनेंस पे अब इतना बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स वगैरह ऑलरेडी आरबीआई ने काफी बढ़ा दिए हैं, और हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट्स और बढ़े। तो इन कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, मुझे नहीं लगता है। आज के दिन इंडिया बुल्स हाउसिंग एक, मतलब मेरा तो टोटली अनप्रेफर्ड ग्रुप था पहले, लेकिन अब काफी मैनेजमेंट चेंजेस वगैरह कंपनी में हो रहे हैं, इसके लिए वैल्यूएशंस तो ठीक लग रहे हैं।
तो आप अगर इसको रखते हो तो मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए करीबन 150 तक जाएगा ये, तो आप टेम्परेरीली होल्ड कर सकते हो, लेकिन 150 अगर आता तो आप उस वक्त प्रॉफिट बुक करके दिग्गज कंपनीज में जाओ जैसे आपने कहा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इस स्पेस में अगर मतलब आप अगर कोई भी बैंक मेजर बैंक लेते हो तो आपको हाउसिंग फाइनेंस भी ऑटोमेटिकली उसमें मिल रहा है। तो आईसीआईसीआई है, एसबीआई है और एचडीएफसी बैंक मैंने काफी बार आपके शो पे भी रिकमेंड किया, आज बहुत तेजी में चल रहा है। तो इन स्तरों में भी एचडीएफसी बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर वो लेते हो तो आपको हाउसिंग फाइनेंस बैंक दोनों का प्ले मिलता है, इसको आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में सेल ऑन राइज की रणनीति बनानी चाहिए, ये आपके लिए राय आ रही है। पर चलिए हम नतीजों पर फोकस कर लेते हैं। ऊनो मिंडा ने दूसरी तिमाही के अपने नतीजे जारी किए, जहां पे कंपनी के मुनाफे में करीब 60% से ज़्यादा की हमें ग्रोथ देखने को मिली। वहीं आय में 36% की बढ़ोतरी हुई और पर मार्जिन्स के फ्रंट पे जो है आंकड़े थोड़े से सपाट नजर आए। मार्जिन्स 10.7% के मुकाबले 11% रहे। पर आइए नतीजों पर बात करते हैं और समझते हैं क्या है आगे कंपनी का ग्रोथ आउटलुक, और उसके लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ सुनील बोरा जी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सुनील एंड वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। सबसे पहले तो आपसे मार्जिन्स पे ही जानना चाहेंगे। देखिए आय अगर देखें तो रिकॉर्ड स्तरों पे आती हुई दिखी है, पर मार्जिन्स में हल्का ही एक्सपेंशन आते हुए हमने देखा है। क्या आगे चल के, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, क्या यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद लगाई जाए? जी, जैसा कि आपने कहा मार्जिन डेफिनेटली सॉर्ट ऑफ फ्लैटिश है। लास्ट ईयर Q2 वाज 10.8 और अभी 11.1% है। बट अगर आप जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट देखेंगे, जो कि पावर प्राइसेस काफ़ी बड़ी है यूरोप वगैरह में, गैस प्राइसेस काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट हमारे जो काफ़ी बिजनेसेस हैं उस पर गैस प्राइस का काफ़ी इम्पैक्ट है। कास्टिंग बिजनेस, टू व्हीलर अलॉय व्हील बिजनेस, फोर व्हीलर अलॉय व्हील बिजनेस, यूरोप, हर जगह पे एनर्जी प्राइसेस, गैस प्राइसेस का काफ़ी इम्पैक्ट आया है। तो वो हम सारा जो इम्पैक्ट था वो सारा एब्जॉर्ब कर पाए हैं बिकॉज ऑफ ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करें या फिर जो हम रेवेन्यू की ग्रोथ देख रहे हैं। सो जो रेवेन्यू ग्रोथ आपने देखी है 36%, आई थिंक वो उसने काफ़ी हेल्प की हमको टू लार्ज एक्सटेंड कि हम इसका जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है अदर देन गैस प्राइस ऑल्सो भी हम पूरा एब्जॉर्ब कर पाए और मार्जिन हम थोड़े मार्जिनली इंप्रूव किए हैं। जहां तक कमोडिटी प्राइस का सवाल है, यस कमोडिटी प्राइसेस सॉफन हुई है। बट जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि जब कमोडिटी प्राइस ऊपर जा रही थी तब भी हमने यही कहा था कि हमारे कस्टमर्स से जो हमारा अग्रीमेंट है कि हम कमोडिटी प्राइस की जो वॉलेटिलिटी है वो हम पास थ्रू कर पाए। तो जब प्राइसेस ऊपर जा रही थी तब भी हमने जो कमोडिटी प्राइस का इम्पैक्ट है वो कस्टमर्स को पास ऑन किया था। तो अगर प्राइसेस कम होती है तो वो भी हम कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे। सो हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारे फाइनेंशियल्स में इसका कोई वॉलेटिलिटी ना हो, डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो। इसलिए जो कमोडिटी प्राइस ऊपर गई तब भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, जब नीचे जा रही है तब भी उसका हमें ज्यादा बेनिफिट की उम्मीद नहीं है। यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, बट अगर हम पूरे वर्ष की बात करें तो उससे कोई मेजर कमोडिटी बेनिफिट की व्हाट यू कॉल एक्सपेक्टेशन नहीं है। यस, गैस प्राइसेस वगैरह में अगर सॉफ्टनेस आती है तो डेफिनेटली बिकॉज वो काफी जगह पे पास थ्रू नहीं है अभी, तो उसका डेफिनेटली थोड़ा बहुत बेनिफिट आएगा। बट साथ के साथ जो हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, अदर लेबर कॉस्ट की बात करते हैं या मे बी अदर कंज्यूमेबल की बात करते हैं, वो भी अभी एक हायर स्तर पर है और उसमें अभी भी कोई सॉफ्टनेस नहीं दिख रहा है। सो हमारा जो इस साल का गाइडेंस है 11% प्लस काइंड ऑफ मार्जिन का, तो हमें उम्मीद है कि हम इसको बरकरार रखेंगे अगले क्वार्टर में भी। ठीक है सुनील जी, अभिषेक बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने बताया है कि 400 करोड़ रुपए की लागत से आप एक लाइटिंग प्लांट सेटअप कर रहे हैं, ये बताइए कि ये प्लांट कब तक सेटअप हो जाएगा, ऑपरेशनल कब से हो जाएगा, और गोइंग फॉरवर्ड आपकी जो आय है उसमें इसका कितना कंट्रीब्यूशन होने वाला है, आपको क्या उम्मीद है? जी, सो ये 400 करोड़ का जो हम प्लांट की बात कर रहे हैं, ये केपेक्स अगले 5 वर्षों में होगा। पहले 2 वर्षों में केपेक्स विल बी अराउंड 230 करोड़ स्विचेस का, मिंडारिका का। तो ये जितने भी केपेक्स हैं, अगर आपने हमारा फर्स्ट हाफ भी देखा होगा, तो हमारा करीब फ्री कैश जनरेट जो हम बोलते हैं या पीबीडीटी जो बोलते हैं, करीब 600 करोड़ रहा है। एंड विद दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो, हमें उम्मीद है कि हम जितना भी हमारा केपेक्स है हम पूरा इंटरनल जनरेशन से फंड कर पाएंगे। और शॉर्ट टर्म में अगर हो सकता है कि कुछ मिसमैच हो, दैट वी माइट हैव टू बोरो। बट इफ यू सी, अगर हम हमारी बैलेंस शीट देखेंगे तो हमारी गियरिंग है या फिर डेट इक्विटी देखेंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इट्स जस्ट 0.17। सो हमें उसमें कोई स्ट्रेच नहीं है, हम इसको कंफर्टेबली फंड कर पाएंगे।
ठीक है सुनील जी, एक आखिरी सवाल जो कि मेरे मन में है। देखिए, आप ऑटो कंपोनेंट बनाते हैं कंपनीज के लिए और देश दुनिया की तमाम दिग्गज कंपनियों के लिए बनाते हैं। कंपनियों के जो लोगोज होते हैं, जैसे मान लीजिए मर्सिडीज़ के हैं या फिर BMW के या फिर और भी बाकी कंपनीज के, बड़े खूबसूरत से होते हैं। क्या आपकी कंपनी ये भी बनाती है क्या? जो जर्मनी में आपने देखा, हमारा जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ है वो मैक्सिमम लोगो प्रोजेक्टर है। मतलब वी वर एक्चुअली द फ्रंट रनर्स इन द लोगो प्रोजेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन यूरोप। ये हमारा बिजनेस जो है करीब 5 साल से है और उसमें हमने काफी ग्रोथ की है। अभी हम जो कार्य कर रहे हैं डोमेस्टिकली विद लोकल ओईएम्स की, हम कैसे लोगो प्रोजेक्टर्स को लो कॉस्ट करके, जो कहा जाता है जर्मन इंजीनियरिंग एट इंडियन कॉस्ट, हम वो प्रयास कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट हम इंडिया में लेके आए। So yes, we do have that logo projector. सवाल, क्योंकि आपने इंटरनेशनल की बात तो कर ली, क्या हम देख रहे हैं कि भारत में भी कई सारी कंपनियां अपने लोगो चेंज कर रही हैं। M&M ने हाल ही में बड़ा ही खूबसूरत सा अपना लोगो डिजाइन करवाया है। क्या और भी कुछ कंपनियां हैं? कुछ आप डिटेल्स शेयर कर सकेंगे? Sorry, मतलब I will not comment on behalf of our customers. ठीक, कोई बात नहीं। चलिए सुनील जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत शुक्रिया हमसे अपने नतीजों को लेकर और आगे की इंडस्ट्री के आउटलुक को लेकर भी चर्चा करने के लिए। मिंडा का मैनेजमेंट शेयर है 2.25% ऊपर। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, यानी कि अब तक की एक तिमाही की सबसे ज्यादा आय इन्होंने रिपोर्ट की है। और अच्छी चीज ये है कि मार्जिन को भी इन्होंने इंटैक्ट रखा है। मुनाफे में, आय में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। एक छोटा सा ब्रेक। अभी भी मजबूती के साथ ही आगे बढ़ रहा है। निफ्टी में करीब 200 अंकों की 280 अंकों की आप तेजी देख रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी 500 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिखा रहा है और निफ्टी में भी लीड करता हुआ नजर आ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स लगभग 5% मजबूत है। और वहीं अगर गिरने वाले शेयर की बात करें तो आयशर मोटर्स जो है, मार्जिन का नंबर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आया था, जिसके चलते करीब 3.7% की वहां पे गिरावट है। पर समय काफी कम बचा है और काफी सारे सवाल जवाब हमारे पास आ रहे हैं, तो चलिए कुछ क्वेरी शामिल करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए बाला ने पूछा है। ये जय कॉप पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 500 शेयर्स हैं और 196 जो है इनकी बाइंग प्राइस है। कैश सेगमेंट का स्टॉक है। विवेक, एक बार आपसे समझेंगे, कैसे देखते हैं आप ये काउंटर? क्योंकि देखिए इनको लॉस तो हो ही रहा है, पर क्या यहाँ पे रिकवरी की उम्मीद लगाएं? देखिए, वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज्यादा लगता है जय कॉर्प में। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत यहाँ से रिकवरी हो सकता है। मुझे लगता है कि 180 तक जाएगा बस, तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी। और फंडामेंटल्स भी आप अगर कंपनी में देखो तो इतने कोई खास नहीं लगते हैं। एक जमाने की बहुत पॉपुलर कंपनी थी, लेकिन उसके बाद में एकदम सुजलॉन टाइप होके वापस अब रिकवरी दे रही, तो अवॉइड रहेगा मेरी तरफ से। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है इस कंपनी में। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है। ऋषिकांत जी का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए आए हैं। इनके पास सीक्वेंट साइंटिफिक की 600 शेयर 181 रुपये के भाव पर, और इनके भाव से अब ये शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अब तो 100 रुपये के भी नीचे वाला शेयर है। और अगर हम इस साल की बात करें तो तकरीबन 40% के आसपास की गिरावट हमने देखी है। और छोटे मोटे पुलबैक्स ज़रूर आए हैं, लेकिन वो सस्टेन कर नहीं पाए हैं। सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे, सीक्वेंट साइंटिफिक अभी और नीचे जाएगा या फिर अब ब्रेक लग गया है? इसकी अगर बात करें तो ये स्टॉक में हम देखें कि ऊपरी लेवल से एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है और मुझे लग रहा है इस स्टॉक में जो ट्रेंड है काफी नेगेटिव है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे मुझे लग रहा है स्टॉक में और सेलिंग प्रेशर ऑन द डाउन साइड देखने मिल सकता है। 100 का एक लेवल था जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक जब तक 100 का लेवल क्रॉस नहीं होता है स्टॉक में और सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। तो आई थिंक करंट लेवल से स्टॉक से एग्जिट की सलाह रहेगी और मुझे लग रहा है स्टॉक में 90 से 85 के लेवल्स भी अगले एक हफ्ते से 2 हफ्ते में देखने मिल सकते हैं। तो इन करंट लेवल्स पे स्टॉक अवॉइड रहेगा। अवॉइड करने की सलाह है। नतीजे बेहद ख़राब आए थे सीक्वेंट साइंटिफिक के। घाटे का आंकड़ा इन्होंने पोस्ट किया था और मार्जिन जो है श्रिंक होकर 1% के आसपास की रह गई थी और यहाँ से कमजोरी अभी और बढ़ने की आशंका है। चार्ट्स भी इसके ख़राब लग रहे हैं, यानी कि फंडामेंटल तो बुरे हैं ही, टेक्निकल्स में भी कोई इसके लिए आपको उम्मीद नहीं पाल कर रखनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, गौतम शाह का सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है हर्षा इंजीनियर्स के शेयर 330 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हैं। करीब करीब 80 रुपये प्रति शेयर का फायदा हो रहा है। विवेक, हर्षा इंजीनियर्स क्या व्यू होगा आपको? देखिए, मतलब ये एकदम न्यूट्रल व्यू रहेगा इस पे अभिषेक। ना मुझे सेल का कोई ट्रिगर यहाँ पे मेजरली दिख रहा है और ना कोई बाई का भी दिख रहा है। तो मतलब अगर कोई कुछ मेजर डेवलपमेंट हो कंपनी में तो पता चलेगी इसमें क्या हो।
तो आपको अगर मतलब होल्ड करके रखे तो एक बार टेम्पररी प्रॉफिट बुक लो और कुछ पॉजिटिव अगर कंपनी में होता तो उस वक्त वापस हम लोग बात कर सकते हैं कि खरीदना या नहीं खरीदना। तो जब कुछ नहीं दिखता है तो स्टॉक स्टैग्नेंट रह सकता है काफी लंबे समय के लिए। तो ये थी आपके लिए हर्षा इंजीनियर्स पे राय। पर चलिए इसी के साथ योर स्टॉक्स के शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। विवेक और सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों को उनकी स्टॉक क्वेरीज पे राय देने के लिए। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए यहीं पे इजाजत। मार्केट्स का मूड और माहौल अभी भी काफी मजबूत है। अभिषेक, देखना होगा कि आगे का बिल्कुल ये मजबूती रहेगी सृष्टि। थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा प्रेशर आए, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि जो सिग्नल है वो बहुत ही मजबूत है। जी बिल्कुल। अभी इसका इंतजार हो रहा था कि ये सिग्नल आए, पूरी दुनिया भर के बाजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो डर था कि अगर यूएस फेड की जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो रफ्तार है यूं ही जारी रही तो शायद बाजार के लिए मुश्किलें आती, लेकिन अब वो कंफर्ट बढ़ जाएगा। जो यहाँ से फेड ने हालांकि संकेत दिए थे कि थोड़ी रफ्तार धीमी हो सकती है, अब शायद वो होता हुआ भी दिखेगा। तो नजर उस पर होगी। बाजार के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, इसको उम्मीद करनी चाहिए। रिकॉर्ड हाइस पर है निफ्टी, बैंक 42,000 के ऊपर।